गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आ गई मैं फिर आप सबके पास विद अ बिग बैंग टुडे। आज का टॉपिक है एमपॉक्स, यानी कि ये जो नया आउटब्रेक आया है एमपॉक्स यानी कि मंकी पॉक्स। तो ये जो नया आउटब्रेक आया है विच हैज़ बीन डिक्लेयर्ड बाय WHO as public health emergency of international concern on 14th of August। तो इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि क्या है ये मंकी पॉक्स, क्या हमें डरने की ज़रूरत है या सतर्क रहने की ज़रूरत है, और क्या हमारे देश पर इसने नॉक किया है, कितनी कंट्रीज़ में और ये हो चुका है, कैसा है इस बार का जो वेरिएंट आया है, क्या सिम्टम्स देगा, किस तरीके से खुद को बचा सकते हैं, है ना। इन सारी बातों के बारे में आज का टॉपिक एमपॉक्स यानी कि मंकी पॉक्स पर, राइट। तो वक्त को वेस्ट ना करते हुए आई जस्ट बिगिन विद द टॉपिक एंड आई बेटर बी फोकस, क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा है, क्योंकि मैं एक ही वीडियो में आप लोगों को इसके बारे में पूरी आज तक का अपडेट, हिस्ट्री, आज तक का अपडेट और जानकारी देना चाहती हूँ। सो मंकी पॉक्स इज अ वायरल जूनोटिक डिजीज, यानी कि जानवर से आता है, एनिमल टू ह्यूमन, दो ह्यूमन टू ह्यूमन भी ट्रांसमिसिबल है। तो इट डेट्स बैक समवेयर कहीं 1958 में, इट डेट्स बैक टू, सो मतलब तब 1958 में मंकीज की एक कॉलोनी बनाई गई थी जिसमें कि रिसर्च किया गया था मंकीज पर, और तब एक ये ऐसा वायरस पाया गया एंड उधर से ही इसका नाम मिला मंकी पॉक्स। और उसके बाद 1970 में जाकर पहला केस एक 9 साल के छोटे बच्चे का अफ्रीका में DRC, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो जो कंट्री है, उधर पहला केस पाया गया। और उसके बाद अफ्रीका की कई कंट्रीज़ में इसने इन्वेड किया, 11 से 12 कंट्रीज़ ऑफ अफ्रीका, खासकर वेस्टर्न एंड सेंट्रल अफ्रीका। तो वहाँ पर इसका काफ़ी इन्वेजन हुआ और फिर कहीं जाकर 2003 में इसका आउटब्रेक हुआ US में, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में मंकी पॉक्स का एक आउटब्रेक हुआ। और उसके बाद 2022 जुलाई में इसका फिर से आउटब्रेक हुआ, जिसमें कि इंडिया में भी केसेस उस टाइम पर पाए गए थे। अब ये फिर से इन अ स्पैन ऑफ 2.5-3 साल में इसका फिर से आउटब्रेक हुआ है, और इस समय स्टार्ट वहीं से हुआ है, DRC यानी कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में स्टार्ट हुआ है, अफ्रीका की इस कंट्री में। पर इसके अलावा दर्जनों अफ्रीका की कंट्रीज़ में मंकी पॉक्स के केसेस पाए गए हैं। उसके अलावा पाकिस्तान में 4 केसेस पाए गए हैं, स्वीडन में पाया गया है, और कल की न्यूज़ के अनुसार थाईलैंड में भी मंकी पॉक्स का केस पाए गए हैं। बट अभी तक इंडिया में इस बार के आउटब्रेक से मार्च 2024 के बाद कहीं कोई केस नहीं पाया गया। और इंडिया में भी जो केसेस मार्च 2024 में या जब भी पाया गया, तो ज़्यादा करके केरला में ये केसेस देखने को मिले हैं। अब ये मंकी पॉक्स वायरस क्या होता है, मैंने बोला वायरल जूनोटिक डिजीज है। कैसे होता है, व्हाट इज द मोड ऑफ ट्रांसमिशन, किस तरीके से आता है, क्या सिर्फ जानवर से ही आता है, इज देयर एनी एनिमल रिजर्वॉयर, या फिर इज देयर ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन एज वेल, और इनकेस अगर इंसान से इंसान को होता है तो किस तरीके से
ज़्यादा होता है। और क्या इस बार का जो वेरिएंट है वो कितना खतरनाक है, क्योंकि जो WHO के अनुसार, जो न्यूज़ के अनुसार जो अपडेट मैंने देखा है, दैट अपडेट सेज कि इस बार जो म्यूटेंट है दैट इज clade 1b. There are two mutants of monkeypox virus, clade 1b and clade 2. तो clade 1b which is considered, जिसको कि कंसीडर किया गया है, ये थोड़ा सा ज़्यादा घातक है पहले वाले जो वेरिएंट है उसके मुकाबले में, उसके कंपैरिजन में ये थोड़ा ज़्यादा घातक पाया गया है। घातक इन द सेंस कि इसकी ट्रांसमिशन बहुत तेज़ है, यानी कि बहुत तेज़ी से लोगों को इन्फेक्ट कर रहा है, और इसमें मॉर्टेलिटी भी ज़्यादा है। यानी कि अगर उसमें देखा जाए तो देयर वाज अ डेथ रेट ऑफ 0.2%, लेकिन इस वाले से डेथ रेट जो है 3% केसेस में डेथ रेट पाया गया है। तो अब वो कौन से लोग हैं जिनको थोड़ी सी ज़्यादा संभल के रह रहे हैं? तो ऑब्वियसली विमेन, प्रेग्नेंट वुमेन खासकर, और छोटे बच्चे जो 15 साल से छोटे हैं, और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज इंडिविजुअल्स, या जैसे बच्चे हैं जो माल नरिश्ड हैं, जिनमें पहले ही कुछ पैरासिटिक इन्फेक्शंस हैं, या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज जो ओल्डर अडल्ट्स हैं जिनमें कुछ बीमारियां पहले से हैं, जैसे कोई कैंसर के मरीज़ हैं, या जो कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज HIV के पेशेंट्स हैं, या कुछ क्रॉनिक एलिमेंट्स हैं, या इस तरीके के जो ओल्डर एज लोग हैं, उनमें भी थोड़ी सी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होने के चलते ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है कि ऐसे लोगों में ना मिल जाए, या दीज पीपल आर मोर प्रोन टू गेट इन्फेक्शंस। तो जो इन्फेक्टेड व्यक्ति होगा उनको ऐसे लोगों से थोड़ा दूर रखा जाए। आइसोलेशन में तो रखना ज़रूरी है, लेकिन ऐसे लोगों से बचा के रखा जाए। चलिए, ये बात हुई इस चीज़ की। अब कहानी शुरू होती है कि हाँ, मैंने बोला कि क्या इसका कोई एनिमल रिजर्वॉयर है? तो हाँ, ये देखा गया है कि कुछ रॉडेंट्स या जो ट्री स्क्विरल्स होते हैं, इस तरीके की जो पक्षी हैं या रैट्स हैं, इनमें ये वायरस कहीं ना कहीं रिजर्वॉयर के फॉर्म में रहता है, और इनके स्क्रैच करने से या बाइट करने से आपको ये इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। अगर एक इन्फेक्टेड व्यक्ति के आप संपर्क में हो, क्लोज संपर्क में हो, तो आपको ज़्यादा चांसेस हैं उनके रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स, यानी कि उनकी बलगम या उनके शरीर से उनकी कोई भी उनका शरीर से फ्लूइड्स जो निकल रहे हैं, या उनकी नाक से कुछ भी आ रहा है, या उनकी कोई बलगम है, छाती से कोई बलगम निकल रही है, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट है, कोई भी उनकी बॉडी के जो फ्लूइड्स हैं उनके कांटेक्ट में अगर आप रहते हैं तो चांसेस ज़्यादा हैं आपको इन्फेक्शन होने की। अच्छा, एक बात जो बहुत ज़रूरी बताने वाली है कि पिछली बार वाले आउटब्रेक में तो ये भी चीज़ थी, लेकिन इस बार वाला आउटब्रेक जो है वो पकड़ पाना, वो डायग्नोस कर पाना थोड़ा ज़्यादा कष्टदायक है, क्योंकि जो लीजन्स हैं, जो इन्फेक्शन है, वो ज़्यादा करके जेनाइटल एरियाज़ में हैं, बिकॉज ये सेक्सुअली ट्रांसमिशन बहुत ज़्यादा इस वाले म्यूटेंट में पाई गई है। और ये देखा गया है कि जो व्यक्ति जिनका मेन टू मेन सेक्स है, या जो बाइसेक्सुअल हैं, गे पीपल या बाइसेक्सुअल पीपल, ऐसे लोगों में ज़्यादा केसेस मंकी पॉक्स के देखने में मिले हैं। तो थोड़ा सा बिहेवियरल थेरेपी भी देने की ज़रूरत है, ताकि आप अपने आप को बचा सकें और इस तरीके के सेक्सुअल इन्वॉल्वमेंट से थोड़े समय के लिए, या इस तरीके की सेक्सुअल इन्वॉल्वमेंट से बच सकें, एंड उससे होने वाली इस बीमारी से भी बच सकें। तो अगर आपको लीजन्स एंड यू नो एंड जो लोग थोड़े से प्रोमिस्कुअस हैं, यानी कि जिनके सेक्सुअल दे हैव मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स, तो ऐसे लोगों में भी केसेस ज़्यादा होने के या इन्फेक्शन ज़्यादा होने के चांसेस हैं। लेकिन इट इज़ नॉट ओनली सेक्सुअली ट्रांसमिसिबल। आप क्लोज कॉन्टैक्ट से भी, अगर आप किसी के क्लोज कॉन्टैक्ट में भी रहते हैं इन्फेक्टेड व्यक्ति के, तब भी आपको ज़्यादा चांसेस हैं। या इवन इफ जैसे कोई इन्फेक्टेड व्यक्ति है, आप उसके कपड़ों के संपर्क में आते हैं, या उनके बेडिंग, टॉवल्स
इन सब के संपर्क में भी आते हैं, तो इनसे भी आपको इन्फेक्शन होने का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है। तो अगर किसी को इन्फेक्शन हुआ है तो इट इज़ बेटर कि आप उनको आइसोलेशन में रख दें। हमारी कंट्री ने दिल्ली में 6 से 7 हॉस्पिटल्स जो हैं, जैसे कि एम्स है, सफदरजंग है, आरएमएल है, LHMC है, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज है, उसके अलावा GTB है, LNJP है, इस तरीके के कुछ हॉस्पिटल्स में आइसोलेशन वार्ड्स बना दिए गए हैं एंड 32 लैब्स तैयार कर दी गई हैं जहां पर डायग्नोसिस के लिए सैंपल कलेक्ट होगा मंकी पॉक्स का। तो इस तरीके से कंट्री में पूरा ध्यान रखा जा रहा है। हमारे एयरपोर्ट्स पर भी पूरी विजिलेंट देखा जा रहा है कि किसी को मंकी पॉक्स के सिम्टम्स तो नहीं हैं। आपके पोर्ट एरियाज़ में भी ये देखा जा रहा है कि नेबरहुड कंट्री से, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन सब कंट्री से आने वाले आवागमन जहाँ भी इंटरनेशनल हो रहा है वहाँ पर बहुत स्ट्रिक्टली ध्यान दिया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट कर रही है। WHO ने इसको पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न घोषित कर दिया है ऑन 14 अगस्त 2024। डरने की बात नहीं है, सिर्फ सतर्कता रखने की बात है। इसीलिए ये वीडियो बना रही हूँ सो दैट आप लोग बहुत सतर्क रहें, अवेयर रहें और खुद को और अपने आसपास वालों को बचा सकें एंड मूव एज पर द गाइडलाइंस गिवन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने एक गाइडलाइन जारी की है। आप उसकी वेबसाइट पर जाके पूरी जानकारी ले सकते हैं और उसके अनुसार किस तरीके से लोगों को आइसोलेट करके और टीम जो बना दी गई है जिनको आपको इन्फॉर्म करना ज़रूरी है। इफ़ यू आर फाइंडिंग somebody with a monkeypox who is someone who is monkeypox positive, तो उनको पूरी इंफॉर्मेशन देने की ज़रूरत है। तो यू नो दीज थे, और उसके बाद जो उनका मल मूत्र है या जो भी उनकी बिलोंगिंग्स हैं जिनमें भी फ्लूइड्स लगे हैं उनको प्रॉपरली बायोमेडिकल वेस्ट की तरीके से डिस्पोज ऑफ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो लोग घर पर हैं तो भी, और अगर हॉस्पिटल है तो ऑब्वियसली हॉस्पिटल विल टेक केयर ऑफ दैट डिस्पोजल। तो अगर वो आप घर पर रखकर उनका इलाज किया जा रहा है तब भी इस तरीके से करना पड़ेगा। दोबारा बोल रही हूँ, इंडिया में अभी कोई ऐसा केस नहीं आया है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब किस तरीके से प्रेजेंटेशन होती है, देखिए सिम्टोमेटोलॉजी में क्या रहता है। पहली बात है, इन्फेक्शन होने के बाद, किसी इन्फेक्शियस व्यक्ति से संपर्क होने के बाद, यानी कि आपकी संपर्कता के बाद आपकी बॉडी में इन्फेक्शन होने में कितने दिन लगते हैं? 5 से 21 दिन लगते हैं, जिसको कि हम इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। तो 5 से 21 दिन का इंक्यूबेशन पीरियड है संपर्क में आने से इन्फेक्शन होने तक। उसके बाद क्या होता है कि दूसरे तीसरे दिन व्यक्ति को पहले तो गले में दर्द, सोर थ्रोट, फ्लू लाइक सिम्टम, जैसे फ्लू होता है, गले में दर्द है, जुकाम खांसी हो रहा है, बहुत सिवियर हेडेक है, बॉडी एक्स हो रहे हैं, कमर में बहुत दर्द है, जनरलाइज मैलेज है, पूरा बॉडी बहुत प्रोफाउंड वीकनेस, थका थका सा लग रहा है। उसके बाद दूसरे तीसरे दिन रैशेज आने लग जाते हैं। तो जो रैशेज आते हैं इसका जो मेन जो है दैट इज द आपके पाम्स पर या आपके सोल ऑफ द फीट पर, लेकिन उसके अलावा आपके पूरे चेहरे पर, अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब, हर जगह रैशेज आ सकते हैं। और उसके अलावा रैशेज जो हैं अगर इफ समबडी हैज़ गॉट इट ड्यू टू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट तो आपके जेनाइटल एरिया, आपके एनल रीजन, इन सब में भी ब्लिस्टर जैसे कि छाले बन जाते हैं उस तरीके के पहले रैश आएगा, उसके बाद वो छाला बनेगा, उसके बाद वो फूट जाएगा, उसमें से पस निकल जाएगी और उसके बाद उसमें क्रस्ट बन जाएगा। और जब ये क्रस्ट गिर जाएगा तब वो व्यक्ति नॉन इन्फेक्टिव होगा। तो यानी कि उतने दिन तक, जब तक कि इस रैश की पूरी साइकिल चलती है तब तक वो व्यक्ति इन्फेक्टिव है, उसको आइसोलेशन में ही रखा जाएगा तब तक, so that he or she does not infect anybody else, right?
तो इस बार इस तरीके के जो रैशेज हैं इनको क्रस्ट बनने तक व्यक्ति इन्फेक्टिव रहेगा। तो उसके अलावा मैंने आपको बता दिया कि बहुत ज़्यादा हेडेक है, फीवर है। इसका जो ट्रेडमार्क जो साइन है ना, वो उनके हाथों में, पाम ऑफ द हैंड एंड सोल ऑफ द फीट में जो रैशेज हैं वो हैं। अदरवाइज रैशेज सब जगह पाए जाएंगे, लेकिन ये थोड़ा सा इसका मंकी पॉक्स का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर पाया जाता है। उसके अलावा आपको ट्रीटमेंट किस तरीके से करना है, तो ट्रीटमेंट देखिए सपोर्टिव ट्रीटमेंट है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है। मरीज को बुखार है तो आप बुखार की दवा देंगे, किसी किसी को एंटीवायरल ड्रग्स देने की भी ज़रूरत पड़ सकती है बिकॉज इट्स अ वायरल इन्फेक्शन, है ना। तो ये पब्लिक अवेयरनेस होगी तभी आपको समझ में आएगा। आइसोलेशन करनी बहुत ज़रूरी है, हाँ। और उसके अलावा फिर ये दवाई देनी ज़रूरी है, सपोर्टिव ट्रीटमेंट है, रिहाइड्रेशन थेरेपी है, यानी कि व्यक्ति को अच्छे से आप वेल हाइड्रेटेड रखेंगे और उनको सिम्टोमेटिकली ट्रीट करते चले जाएंगे जो भी उनके सिम्टम्स पाने को मिलेंगे आपको। तो उस हिसाब से पेशेंट को ट्रीट करेंगे। क्या कोई वैक्सीनेशन है? देखिए इसकी जो सिम्टम्स भी है ना, वो ज़्यादातर स्मॉल पॉक्स जैसे, चेचक जैसे हैं, और लेकिन चेचक से बहुत कम ये इन्फेक्टिव है, या बोलूँ कि चेचक से बहुत कम ये घातक है। दैट वुड बी द करेक्ट टर्म, कि चेचक से इसकी घातकता बहुत कम है, और लेकिन इसके सिम्टम्स काफ़ी हद तक चेचक जैसे भी पाए जाते हैं। और जो दूसरी चीज़ है, इसकी जो वैक्सीन है, स्मॉल पॉक्स की जो वैक्सीन है, 85% तो वही बहुत इफ़ेक्टिव है मंकी पॉक्स के लिए। अदरवाइज जो DRC कंट्री है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, उधर 2 वैक्सीन्स को मान्यता मिली है, और लेकिन अभी तक ये वैक्सीन बहुत ज़्यादा कंट्रीज तक मेरे ख्याल नहीं पहुंच पाई है, बट 2 वैक्सीन्स हैव बीन गिवन दैट राइट, है ना। तो वो 2 वैक्सीन्स को मान्यता मिल चुकी है। पर स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट जो वैक्सीन थी, जो ऑलरेडी है हमारे देश में भी है, तो वो इसके लिए बहुत कामयाब है। 85% इट इज़ इफेक्टिव। और लेट मी सी इफ आई हैव लेफ्ट एनीथिंग जो मुझे बताना चाहिए था आप लोगों को। आई थिंक आई हैव कवर्ड मोस्ट ऑफ इट, और या ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज बीन कवर्ड। हाँ, एक सूजन भी आ जाती है लोगों के लिम्फ नोड्स में, जैसे गर्दन में सूजन आ गई, कान के पीछे सूजन आ गई, या उनकी जो ये एक्सिलरी रीजन है, इधर भी गांठें बन गई, या उनकी इन सारी जगहों पर उनकी गांठें यानी कि लिम्फ नोड्स भी उनके ऐसे बन जाते हैं। तो दिस इज़ मेजरली दिस इज़ द ट्रीटमेंट। और हम आप लोग को प्रिवेंट करने के लिए यही है कि जिधर आपको लग रहा है किसी को इन्फेक्शन है, तो उन लोगों से थोड़ा सा दूरी बना लीजिए। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोगों को उनसे दूर रखिए। हैंड हाइजीन वेल मेंटेन रखिए। जैसे कोविड के समय हम लोग रखते थे कि हाथ धोकर रखें। इफ़ यू आर ट्रैवलिंग इंटरनेशनली तो ट्राई वेयरिंग मास्क। अदरवाइज भी अगर आपको लगता है तो आप मास्क पहन सकते हैं, बिकॉज मास्क आपकी बहुत मदद करेगा। आप दूसरे के रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से बच सकते हैं। और एंड जो भी उन लोगों का ध्यान रख रहे हैं बीमार व्यक्तियों का, दे शुड वेयर PPE किट और अपनी पर्सनल प्रोटेक्टिव किट, और हाथ को साबुन पानी से धोते रहें, या किसी अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइज़र से का अच्छे से इस्तेमाल कीजिए। तो इन सब चीज़ों से आप अपना बचाव कर सकते हैं। एंड वंस अगेन, इंडिया हैज़ येट नॉट रिसीव्ड एनी केस, सो पैनिक नहीं करना। ये वीडियो सिर्फ जनरल अवेयरनेस के लिए है कि जानकारी रहनी चाहिए, आपको खबर रहेगी, जानकारी रहेगी तो सतर्कता रहेगी। सी योर माइंड कैन ओनली सी वॉट योर आईज, योर आईज कैन ओनली सी वॉट योर माइंड नोज। तो अगर आपको मालूम रहेगा कि ये चीज़ है और चल रही है, तो आपकी नज़र उसको देख पाएगी। तो आज का वीडियो इधर तक लंबा हो गया है, पर मैंने पहले ही कहा था कि ये लंबा होगा। इसको प्लीज़ अंत तक देखिए, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आज की तारीख में ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज़ पूरा करिए। ठीक है, आपकी दोस्त ऑलवेज विद यू, डॉक्टर सीमा।
from Dr. Seema's Med Talks. Bye bye. Have a wonderful day ahead.